हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। इस मंच पे यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो एक फ्री बुक सीरीज है यूपीएससी वाला बुक सीरीज, उसी को हम संभव सीरीज के माध्यम से आपके सामने एक सरल डिस्कशन के माध्यम से लेके आते हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारी यूपीएससी वाला बुक सीरीज के फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस 11th चैप्टर। हाँ दोस्तों, इससे पहले 10 चैप्टर इसी YouTube चैनल पे डाले जा चुके हैं, आप उसे जरूर देखिए। ये 11th चैप्टर है जहां पे हम बात करेंगे पठार व मैदान, मतलब हम स्थलाकृतियों में एंटर कर चुके हैं। स्थलाकृतियां मतलब पहाड़, पठार, मैदान, जो रिलीफ स्ट्रक्चर है, जो टेरेन है, उसकी जानकारी सहज और सरल तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। अगले 30-40 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के अंत में एक होमवर्क भी देने वाला हूं, ताकि आपकी लर्निंग में रिवीजन वाला और एप्लीकेशन वाला पार्ट भी इनकलकेट हो पाए दोस्तों। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं हमारे यूपीएससी ऑनलाइन बैचेस की एक ब्रीफ जानकारी के बारे में। संकल्प, टाइटन, सृजन, प्रहार, ऑप्शनल और प्रारंभ बैच में आप एनरोल कर पाएंगे अगर आप 2025, 26 व 27 के लक्ष्य को लेकर के तैयारी करना चाह रहे हैं। अन्य जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम जो है फोन नंबर के ऊपर इंक्वायर कर सकते हैं। गोज विदाउट सेइंग आपकी काउंसलिंग भी वहां पे आपको मिल पाएगी दोस्तों। यहाँ पे हम हमारी क्लास का शीर्षक लगा लेते हैं, टाइटल लगा देते हैं। और टाइटल क्या है दोस्तों? हमारा टाइटल रहने वाला है लेसन नंबर 11, पठार व मैदान। पठार व मैदान काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आई अगेन रीट्रीट, है ना, एक महत्व जो है आपको इस चीज का पता होना चाहिए। देखिए, आप जो भी भू आकृतियां देखते हैं, हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पे जितनी भी भू आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, उन तमाम भू आकृतियों के अंदर, जैसे मैं आपके समक्ष यहाँ पे लाने की चेष्टा करता हूं एक भू आकृति, जैसे आप ये देखिए, हमारे अर्थ पे जितनी भी स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी, है ना, वो सारी की सारी क्या है आपके पास में, इन तीनों में से एक कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। या तो यह कोई पहाड़ होगा, है ना, अगर ये पहाड़ है, इसका कॉनिकल शेप है, मतलब यहाँ पे शंकुआकार इसका जो है शीर्ष है। अगर शंकुआकार शीर्ष नहीं हुआ, अगर शीर्ष जो है वो फ्लैट हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? सर, आसपास से तो ऊंचा है पर इसका टॉप जो है वो फ्लैट है, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, ये पठार हो गया है गुरुजी हमारे पास में। और बाकी जो आपके पास में समुद्र तल के आसपास का जो एरिया रहेगा, है ना, समतल भूमि जो रहेगी, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मैदान। तो हमारे पहाड़ है, पठार है और मैदान है, ये हमारी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं, जो प्रक्रिया, संरचना और समय का ही परिणाम है। प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं आपके पास में सर? कि सर कोई ग्लेशियर के कारण, यहाँ पे कोई हवाओं के कारण है, कोई नदियों के कारण है, तो अन्य अन्य भू आकृतियों का यहाँ पे जो है निर्माण होता है, ठीक है ना। सो कुछ प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम एक और शीर्षक लगाते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे, जिनके परिणाम स्वरूप जो हैं यह पहाड़ या पठार बनता है। तो जितने भी हमारे पास में संरचनाएं हैं, जितने भी स्थलाकृतियां हैं, ये सारे की सारी स्थल आकृतियों के निर्माण के लिए कुछ यहाँ पे आपके पास में कारक होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। उन प्रक्रियाओं के अलावा आगे जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, है ना, कुछ संरचनाओं की भी यहाँ पे बात की जाएगी। उन संरचनाओं में फिर यहाँ पे आप आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे समय का भी एक रोल देखने का मिलेगा कि सर कितना लाखों वर्ष लगता है तब पहाड़, पठार और फिर पठार मैदान में यहाँ पे कन्वर्ट हो पाते हैं। तो प्रक्रिया में यहाँ पे क्या क्या चीजें ले सकते हैं सर? प्रक्रियाओं में हम एग्जाम्पल के लिए प्रोसेसेस में ले सकते हैं, आपके पास में ग्लेशियर्स हैं, विंड्स हैं, एयर है ना। तो जो ग्लेशियर्स हैं आपके पास में, ठीक है ना, जिसको हम लोग लिख देते हैं हिमनद, ठीक है ना, हवाएं हैं जो विंड्स, ठीक है ना, इसके अलावा जो नदियां हैं रिवर्स, है ना। तो ये सारे ही एजेंट ऑफ ग्रेडेशन हैं, ये सारे ही बदलाव के कारक के रूप में कार्य करते हैं। और
कई भू आकृतियों को यहाँ पे निर्माण करते हैं, उनका बदलाव करते हैं और भू आकृतियों के कारक के रूप में यह जाने जा सकते हैं। ठीक है ना। अब संरचना यहाँ पे फर्क होता है कि चट्टानों में मौजूद अलग अलग खनिज, अलग अलग यहाँ पे चलन जो है या फिर जो भ्रंशन जो है, इन तमाम चीजों से जो है एक स्थलाकृति की संरचना का निर्माण होता है। तो चट्टानों की सघनता अलग हो सकती है डिपेंडिंग वो कैसी चट्टान है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, आग्नेय है ना, कायांतरित चट्टान है या अवसादी चट्टान है, और आपस में जुड़े होने की स्थिति में भी यहाँ पे डिफरेंस रहता है। सो यहाँ पे सघनता, चट्टान की प्रकृति व खनिजों की विशेषताओं के आधार पे भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी। फिर आता है तीसरा कारक, महत्वपूर्ण कारक जो है समय। देखो जो हमारी भू आकृतियां हैं, जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, परिपक्वावस्था, वे वृद्धावस्था, है ना। जैसे कि मैं पहाड़ की बात करूं, शुरुआत में आपके पास में पहाड़ों की चोटी बहुत ही ऊंची होती है, ठीक है ना। समय के कालांतर के अंदर जो है वो चोटी और कम होती जाती है ना। थोड़ा और टाइम जाएगा आपके पास में और लास्ट में जाते हुए आपके पास में बहुत ही ज्यादा रेलिक्ट बच जाएगा। तो यहाँ पे हर स्थलाकृति की एक युवा अवस्था रहेगी, एक मैच्योर हो गया है, एक परिपक्वावस्था रहेगी आपके पास में, ठीक है ना, और लास्ट में जाते हुए एक वृद्धावस्था रहेगी, ठीक है ना। सो इस प्रकार हमने यह देखने की कोशिश की है कि भू आकृतियों में भी अलग अलग अवस्थाएं हैं, युवा अवस्था, परिपक्वावस्था व वृद्धावस्था। वह उनके ऊंचाई, ढलान और परिणाम और परिमाप के आकारों के भी वही व्यवस्था की बात करती है। तदुपरांत यहाँ पे स्थलाकृतियों के रूप में हम किन चीजों को जानते हैं सर? पहाड़ है, पठार है, मैदान है। हजारों वर्षों में कहीं न कहीं आपके पास में बहिर्जात बल है, कहीं अंतर्जात बल है पृथ्वी के। ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं का लगातार जो है परिणाम के रूप में इन स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। सो हमने यह जानकारी ली कि सारी स्थलाकृतिक संरचनाएं कुछ प्रक्रिया, कुछ संरचनात्मक और समय के कारकों के फलस्वरूप अलग अलग जो है अवस्थाओं में देखने को मिलती है। हम क्या पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं गुरुजी? हम इस लेसन में पठार पढ़ रहे हैं और हम इस लेसन में मैदान पढ़ रहे हैं। तो पठार यानी प्लेट्यू और मैदान यानी प्लेन्स की जानकारी हम लेंगे, ठीक है। सो इन दोनों लेसन्स को समझने के लिए आपको एक और हेडिंग लगा लेनी है। अब है हमारा हेडिंग पठार। पठार जो हमारा हेडिंग है, प्लेट्यूज जो हमारा हेडिंग है दोस्तों, यह अपने ही आप में थोड़ा महत्व का है। याद रखिए इसका परिचय जो है आप जरूर दो लाइनों में लिखिए कि पठार वे समतल ऊंचे क्षेत्र है जो आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं। पठार क्या है? वे समतल ऊंचे क्षेत्र जो आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं, ठीक है। अब इस परिभाषा के आधार पे हम ये एक चीज समझ गए कि जो शीर्ष सतह है वो सपाट या धीमी ढलान की होगी। तो आसपास का एरिया तो क्या है आपके पास में? प्लेन। पर यह कुछ इस प्रकार आप डायग्राम बना लो बच्चों इसका। उप्स। ठीक है। सो पठार क्या हो गए फिर आपके पास में? हमारे जो पठार हैं, शीर्ष सतह जो है सपाट है। क्या है आपके पास में यहाँ पे? राइट। ये चीज ठीक है कि सर ये एकदम फ्लैट है, सपाट है,
या अगर ढलान भी होगी सपाट नहीं होकर के तो धीमी आपके पास में जो है मंद ढलान होगी, धीमी ढलान होगी, ज्यादा एक तरीके से जैसे पहाड़ होते हैं ऊंचे वैसे नहीं होगा। ठीक है। निर्माण की बात करें तो भूवैज्ञानिक उत्थान के माध्यम से यह निर्माण हो सकता है, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट भी कह सकते हैं। कई बार ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से और कई बार अपरदन से ये बन सकते हैं। तो निर्माण कैसे हुआ? भू वैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिकल उत्थान से इनका निर्माण हो सकता है, और ज्वालामुखी गतिविधियों से हो सकता है, और आसपास का एरिया अपरदित हो गया है ना, अपरदन के माध्यम से इनका निर्माण हो सकता है। सो इनका निर्माण इन गतिविधियों से हो सकता है। ठीक है, बस इतना सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब ये छोटे भी हो सकते हैं, विशाल आकार भी हो सकता है ना। तो यह याद रखना कि इनका आकार छोटा भी हो सकता है ना, और इनका आकार विशाल भी हो सकता है। विशाल कितना कि सर पूरा का पूरा महाद्वीप का महाद्वीप, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है ना, इनके ऊपर पूरा का पूरा पठार आपको देखने को मिल सकता है। तो छोटे से विशाल आकार में यह देखने को मिल जाएगा। विशेषता यही है कि ये पहाड़ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से समतल है। याद रखना है कि सर यह याद रखना पहाड़ क्यों नहीं है, क्योंकि पहाड़ जो है उनकी ऊंचाई कैसी होती है? शंक्वाकार। ऊपर से समतल होते हैं, तो ये पहाड़ नहीं है। ठीक है, पहाड़ और पठार में ये एक अंतर है आपके पास में। मैदानों में से ऊंचे तो होंगे, पर उसका जो शीर्ष है वो क्या होगा आपके पास? शीर्ष सतह इसकी सपाट धीमी ढलान की होगी आपके पास में। ठीक है, और ये मैदान भी नहीं होते, क्योंकि आसपास की भूमि जितनी जो है आपके पास में ये नीचे नहीं होते। सो ये यह याद में रखिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है ना। तो कुछ बेसिक चीजें हैं आपके पठार के ऊपर, यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, आप लोगों को भी लिखना है। जल्दी से लिखना शुरू कीजिएगा। हेडिंग डाल दीजिए पठारों की विशेषता। राइट। जो पठारों की विशेषताओं पे हम लोग थोड़ा सा दोस्तों बात करना चाहेंगे आप लोगों से। सबसे पहला तो ये क्या है आपके पास में? एलिवेटेड है। मतलब सबसे पहले तो क्या है आपके पास में? आसपास के क्षेत्र से थोड़े ऊंचे हैं, तो ऊंचे भूभाग होंगे, एलिवेटेड टेरेन होगा, है ना। तो लिखेंगे ऊंचे भूभाग होते हैं आपके पास में। आसपास की भूमि से जो है इनकी भूमि से ऊंचाई जो है ज्यादा अधिक होगी। पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते, याद रखना, पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते कि सर माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा हो जाएगा, नहीं सर, इतना ऊंचा नहीं होगा। दूसरा है आपके पास में सपाट होंगे शीर्ष। के तीसरा यहाँ पे आप लोग के भाई जो पठार है हमारे पास में, अगर ये समतल है शीर्ष पे या फिर मंद ढलान है, तो समतलता इन्हें जो है पर्वतों से अलग करती है। सिर्फ एक ही चीज है, पठार प्लेट्यू का मतलब ही होता है आपके पास में शीर्ष से समतल होगा। इसका आकार में विविधता होती है, छोटे से लेकर के आपके पास में पूरे महाद्वीप भी आ सकता है। तो एक छोटा सा पहाड़ होता है ना, छोटा, अपने गांव के आसपास पठारी होती, पहाड़ी होती, उतने शेप का भी होता है, साइज का भी हो सकता है। पूरे कॉन्टिनेंट को, जैसे ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका को भी लेके बैठ सकता है। तो यहाँ पे तीसरा लिखेंगे कुछ बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कि जेजे सर की वर्तनी आगे पीछे है ना। जैसे मुझे पता है ये विशेषता में ई जो है छोटी है बड़ी है, पर वो लिखने में फ्लो में हो जाता है। ज्ञान जो है ना, जैसे ये भूगोल जो है विज्ञान है, तो थोड़ा सा इसमें इस चीज को थोड़ा सा हटा दीजिएगा, ये व्याकरण व्याकरण को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरा 10th ऑनवर्ड से पूरा इंग्लिश मीडियम ही रहा है ना।
तो कई वर्षों हो चुके हैं। पर हाँ, बच्चों का एक तो रहता है कि नहीं सर हमें इंग्लिश मीडियम में भी जैसे सर से पढ़ा तो हिंदी में भी इनसे पढ़ना है। तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, बट उस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग कहीं न कहीं अकोमोडेट करके चलें। बाकी धीरे-धीरे फ्लो में जो गलतियाँ हैं वो भी हटा देंगे हम बाद में। ठीक है? सो यहाँ पे एक आकारीय विविधता भी हमें देखने को मिल जाएगी कि छोटे आकार से लेकर के पूरे कॉन्टिनेंट के आकार का भी पठार देखने को मिल सकता है। फिर इनका निर्माण कैसे हुआ कि भूवैज्ञानिक निर्माण हुआ है आपके पास में। जियोलॉजिकली ये कहीं न कहीं जो है फॉर्म होते हैं आपके पास में। तो टेक्टोनिक बल जो होते हैं जैसे प्लेटें टकराती हैं, ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं, लावा बाहर आता है ना? कई बार अपरदन हो जाता है, आस-पास का एरिया जो इरोड हो गया, बीच में पठार बच गया। टेक्टोनिक बल जो है आपके पास में चट्टान की परतों को ऊपर ढकेलते हैं और एक सतह से ऊपर की तरफ वो उठने के बाद में क्या हो जाता है आपके पास में, टेक्टोनिक बल जो है यहाँ पे, जिसको विवर्तनिकी बल भी लिख सकते हैं, टेक्टोनिक बल है आपके पास में। ज्वालामुखी उद्गार है आपके पास में, अपरदन प्रक्रिया के माध्यम से, इन सभी चीजों के माध्यम से इसका निर्माण होता दिख जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है? अब यहाँ पे है कि एक यूनिक सा ही इकोसिस्टम होता है कि विशिष्ट जलवायु और स्थलाकृतियों के कारण एक विविध, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जैसे ये पूरा प्लेन है, अब साला ये एरिया जो होगा वो थोड़ा यहाँ से क्या होगा, ऊपर उठा हुआ, तो यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है और यहाँ की जलवायु बिल्कुल ही अलग होगी। समझ में आई बात आपको? क्यों है भैया आपके पास में? स्थलाकृतियों के कारण। ऊंचाई अलग है, ताप परिस्थितियां अलग है, दाब परिस्थितियां अलग है, वर्षण परिस्थितियां अलग है, वायु परिस्थितियां अलग है कि नहीं? तो अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र यहां देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये क्यों देखने को मिलता है आपके पास में? इस एरिया की विशिष्ट जलवायु के कारण, है ना? विशिष्ट जलवायु क्यों हुई? क्योंकि यह कलाकृति जो है, ये लैंडफॉर्म जो है, ये पठार जो है, इसकी जो है विविधता है ना? विविध पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिले, बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम होता है। दूसरा, इस एरिया में अगर कोई हवाएं आ रही है, इस एरिया में अगर कोई पवने या वर्षा हो रही है, उससे तो पूरा का पूरा ये पठार के शीर्ष वाला एरिया पूरा अछूता रह गया कि नहीं रह गया? बिल्कुल सर। तो ये जलवायु पे भी कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। वृष्टि छाया क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं रेन शैडो ज़ोन, है ना? वह बनाता है आपके पास में। तो छठा लिखेंगे आपके पास में, जलवायु पर भी यह प्रभाव डालता है। कैसे डालता है गुरुजी बता दीजिए? तो यह रेन शैडो ज़ोन जिनको हम लोग छाया वृष्टि क्षेत्र कहते हैं, का निर्माण करता है। आप कहते हैं रेन शैडो जोन क्या होता है? जैसे पहाड़ भी तो बनाते थे ना, पहाड़ भी रेन शैडो जोन बनाते थे। सर इधर से आने वाली हवाएं जो हैं, विंड जो है वो ऊपर बढ़ करके बादल बना देती थी, वो इस एरिया में तो रेनफॉल हो रहा है, पर सर इस एरिया में जो है रेनफॉल नहीं हो पाता था। तो ये है आपके पास में विंडवर्ड साइड, ये है लीवर्ड साइड, इसको हम लोग रेन शैडो जोन कहते थे। क्या कहते थे? कि यह छाया वृष्टि क्षेत्र, रेन शैडो जोन है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है या कम होती है ना? तो पहाड़ के इधर की जलवायु परिस्थिति अलग थी, उधर की जलवायु परिस्थिति अलग थी, एक तरह का अवरोध का बैरियर का काम किया था। भाई हमारा पठार भी बैरियर का काम कर रहा है, इसका भी जलवायु पे प्रभाव आपके पास में देखने को मिलेंगे। फिर भूवैज्ञानिक महत्व भी तो है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को यह प्रकट करता है, कब कौन सा पहाड़, कब कौन सा पठार बना, कैसी स्थलाकृतियां है आपके पास में, वो कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी से, ज्वालामुखी से या अपरदन से बना, ये सब क्या बताता है? पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, कि हमारी पृथ्वी का हिस्ट्री कैसा रहा है। सो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकता हूं कि पृथ्वी का
हाँ या ना? अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता चलती है, अच्छा ये प्लेट्यू जो है अपरदन से बना है, ओके ये प्लेट्यू लावा से बना, तो मतलब उस वक्त उस टाइम पीरियड कोई ऐसा लावा उद्गार हुआ होगा। अच्छा ये पठार दो प्लेटों के टकराने से बना है, ओके तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि फाइन कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी रही होगी। अब ये सारी चीजें तो अभी तक हमने ज्योग्राफी की बात की, हमने हमारी तो बात ही की नहीं की आपके पास में कि भाई मानवों के लिए भी एक महत्व हो सकता है, तो मानव का भी तो एक उपयोग हो सकता है कि पठार जो है मानव बस्तियों के लिए, कृषि के लिए, परिवहन और पर्यटन के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पे लिखो मानव कृषि, परिवहन, पर्यटन व आवास में उपयोगी होते हैं। आप कहोगे गुरुजी कैसे? हाइट पे, एलिवेशन पे हर कोई जाना चाहेगा घूमने के लिए, तो पर्यटन के लिए तो है ही है। जैसे हिल स्टेशन हो सकता है, वैसे प्लेट्यूज के ऊपर भी आप साउथ इंडिया में जाके देखो, आह क्या मस्त पूरा क्लाइमेट रहता है, लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। आप आवास के लिए आप कहोगे सर आवास तो फ्लैट सरफेस पे होता है, तो मेरे भाई पठार भी तो फ्लैट सरफेस भी है। यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे खेती नहीं हो सकती, फ्लैट सरफेस पे लोग रह नहीं सकते, परिवहन नहीं हो सकता, कृषि नहीं हो सकती है क्या? तो पर्यटन हो, चाहे परिवहन हो, चाहे कृषि हो, चाहे आवास हो, इन सभी चीजों में मानव बस्तियों से लेकर के मानव के हर दृष्टिकोण में कहीं न कहीं पठार उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पठार की विशेषता, आप कभी भी तुम पठार को देखोगे, प्लेट्यू को देखोगे, तो ये सारी याद रहेगी, ये ऊंचा भूभाग है, सपाट शीर्ष है, आकार में विविधता है, छोटे पहाड़ी से के आकार से लेकर के ये पूरा महाद्वीप का महाद्वीप ढक सकता है। भूवैज्ञानिक निर्माण कई बार प्लेटों के टकराने से, लावा के निकलने से या आसपास के एरिया के घट के अपरदन हो जाने से हो जाता है ना। अद्वितीय विशिष्ट तंत्र है क्योंकि आसपास के एरिया से इसके जलवायु अलग होगी आपके पास में, है ना। जलवायु पे प्रभाव है, एक एरिया की जो विंड से दूसरे एरिया में नहीं आने दे रहा है, जैसे पहाड़ नहीं आने देते तो पठार भी नहीं आने दे रहा, तो छाया वृष्टि क्षेत्र, रेन शेडो जोन का निर्माण करेगा। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की जानकारी देगा हमें। हम मानवों के लिए भी कहीं न कहीं बस्तियों से लेकर कृषि है, परिवहन है, पर्यटन है, इन सभी के लिए उपयोगी है। खोपड़ी में बैठी बात, दिमाग में बैठी बात, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे गुरुजी इसके आगे? इसके आगे बच्चा पार्टी एक हेडिंग डाल दो। हेडिंग क्या लगाओगे कि हमारे पठारों के कितने प्रकार हो सकते हैं। पठारों के प्रकार। सर पठारों के प्रकार को अगर हमें समझना है, सीखना है, तो हेडिंग लगाओगे आप, तीन यहाँ पे जो है कॉलम बनाओगे, और आपके पास में पांच और 500 प्रकार हो गए चाहिए, ठीक है। तो इसको इस प्रकार बना लो आप, फिर साथ साथ बना लेना, है ना। वन, अरे भाई भाई भाई, बस बस बस, क्या मुन्ना, प्रॉपर लॉक होना चाहिए, ठीक है क्या। अब इस पे क्या रखोगे? हेडिंग लगाओ। सबसे पहली हेडिंग है प्रकार, विवरण व उदाहरण की बात करेंगे। प्रकार तदुपरांत हैं इनके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे लिख देना, विवरण जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, और तीसरे फिर मैं कुछ उदाहरण दे दूंगा आपको, एग्जाम्पल्स दे दूंगा आपको। देखिए सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है अंतर पर्वतीय पठार। क्या है आपके पास में? अंतर पर्वतीय पठार। टोटल 5 ही तो प्रकार हैं आपके पास में, ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अंतर पर्वतीय पठार। इसके बाद में है आपके पास पीडमोंट, जिसको पर्वतपदीय पठार भी कहते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंट ढक दिया भाई ने, तो ये है महाद्वीपीय पठार। उसके बाद में है ज्वालामुखी पठार। और कुछ जो है आपके पास में अपरदन से बनते हैं, है ना, अत्यधिक अपरदन से उबड़ खाबड़ क्षेत्र है जैसे, तो वहां पे उसको कहते हैं अपन लोग अवच्छेदित या विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार। अब ये है क्या सारे, इसको समझो कि अगर अंतर पर्वतीय पठार की मैंने बात करनी है ना, तो मैंने क्या लिखना रहेगा यहाँ पे मित्रों, यहाँ मैं लिखूंगा कि सर जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये स्थित होंगे और वलन के कारण बने हैं। किसके कारण बने हैं? कारण क्या है आपके पास में? फोल्डिंग के कारण बने हैं, वलन के कारण में उपस्थित कहाँ होंगे आपके पास में? पर्वत जो हैं, दो पर्वत हैं या दो पर्वतों की जो श्रृंखला है उनके बीच स्थित होंगे। जैसे कि ये है एक पर्वत, ये है दूसरा पर्वत, और इसके बीच में ये पीडमोंट प्लेट्यू। खोपड़ी में बैठी बात है राजा। ये पर्वत पर्वत, और ये बीच में है, क्या है आपके पास में? अंतर पर्वतीय पठार। इसको हम लोग लिखते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अंतर पर्वतीय, दो पर्वतों के बीच का पठार। जैसे फोल्डिंग के टाइम में, फोल्डिंग के टाइम में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है ना, बीच का अवसाद जो है फोल्ड होके वलित होकर के ऊपर उठ रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि हर बार जो है उस वलन का शीर्ष जो है वो शंक्वाकारी होगा। कुछ बार सिर्फ फ्लैट भी तो हो सकता है ना, कुछ बार शीर्ष जो है समतल भी हो सकता है। तो यहाँ पे पठारों के बीच में क्या बन, पहाड़ों के बीच में पठार भी बन सकता है। इंटर माउंटेन, माउंटेन मतलब माउंटेन, इंटर मतलब बीच में, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे भारत में देखने को मिल जाएगा आपको, ऊपर में जाओ, तिब्बत का पठार जो है देखने को मिल जाएगा। ये हमारे कौन से रीजन में है कि सर, एक तरफ तो है आपके पास में हिमालयन पर्वत है ना, फिर है ट्रांस का है काराकोरम, इसके बीच में यह देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार लिखा आप लोगों ने, तो पहाड़ों के बीच के पठार। फिर है पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय मतलब पर्वतों के तल पर जो स्थित होते हैं ना, तो पर्वतों के तल पर स्थित होंगे दोस्तों ये। सर पर्वतों पे तल पे कैसे स्थिर हो सकती है कोई चीज, समझा दीजिए। कि भैया जैसे ये पर्वत है, इस पर्वत के यहाँ पे एक क्या हो सकता है, पठार हो सकता है। ये फुट हिल ही तो है, तो पर्वत के फुट हिल्स के पास में, पदों के पास में, फुट हिल्स के रीजन के आसपास में ये एक पठार बन सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्वत के पास में भी उसके पदीय क्षेत्र में, पर्वतों के तल पर इसकी स्थिति है, तो यह है पर्वत पदीय क्षेत्र। इसको हम लोग पीडमोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू, है ना। पीड का मतलब होता है तल, और माउंट मतलब माउंटेन, पीडमोंट मतलब पर्वत पदीय पठार। ठीक है, एग्जाम्पल है, आपने सुना है मालवा का पठार भारत के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिखो भारत में मालवा का पठार, इंडिया। यूएसए में भी है एक, यूएसए में एक पठार, इसका नाम ही है पीडमोंट पठार। तो यूएसए में एक पठार है, उसका नाम ही पीडमोंट पठार है ना, पर्वतपदीय पठार। तीसरा है महाद्वीपीय पठार, जो बड़े पठार जो महाद्वीपों के विस्तृत क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, है ना।
कितने विस्तृत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे साउथ इंडिया में चले जाओ, पेनिनसुलर प्लेट्यू में चले जाओ, डेक्कन प्लेट्यू, अंटार्कटिका पे चले जाओ, तो अंटार्कटिका खुद ही एक पठार है आपके पास में। तो भारत में है दक्कन का पठार, इंडिया के अंदर है। अंटार्कटिका जो है ना दक्षिणी ध्रुव पे, वो खुद एक पूरा पठार है, पता है? वो पूरा खुद क्या है, प्लेट्यू। और अंटार्कटिका को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू भी है। ठीक है, याद रखा जाए आपके पास में। फिर ज्वालामुखी से भी बन सकते हैं। ज्वालामुखी से कैसे पठार बनते हैं गुरुजी? कि लावा बाहर आता है आपके पास में, राख के संचय और लावा के संचय के माध्यम से क्या हो सकता है कि सर यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, हम्म, तो यहाँ पे ज्वालामुखी राख जो है आपके पास में, ज्वालामुखी लावा व राख के संचय से पठार बन जाते हैं। तो ठीक है, तदुपरांत एग्जाम्पल हमारा जो ये दक्कन का पठार है ना, तो पूरा महाद्वीप में फैला हुआ है, ये कैसे बना हुआ है? यह ये खुद पूरा का पूरा क्षारीय उद्गार, लावा उद्गार हॉटस्पॉट के ऊपर से जब इंडियन प्लेट निकल रही थी ना, उस वक्त ये बना है आपके पास में। यूएसए में भी है कुछ ऐसा, यूएसए में है कोलंबिया पठार है यूएसए का। ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग, तो विच्छेदित पठार देखने को मिलते हैं, मतलब अत्यधिक अपरदन के कारण उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है ना। देखो, तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र यहाँ पे कहीं न कहीं विच्छेदित पठार का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप ब्राजील चले जाओ, ब्राजील पे पूरा प्लेट्यू है। आप चले जाओ कोलोराडो, तो वो पूरा प्लेट्यू है। फिर है यूएसए में कोलोराडो। ये दोनों ही क्या है, हाईली इरोडेड, विच्छेदित पठार है ना। इरोडेड विच्छेदित पदार्थ है। तो ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक, यहाँ तक ये सब क्लियर हुआ आपको बच्चा पार्टी? मैं आगे बढ़ूँ फिर? हम्म, पांचों प्रकार क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपके पास में। अभी तक जो हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा देख लें वापस। हमने देखा कि भैया हमारे जो है पृथ्वी के ऊपर पहाड़, पठार, मैदान देखने को मिलते हैं। स्थल आकृतियों की विविधता है जो कि प्रक्रिया, संरचना और समय कारकों के कारण बनती है। पठार जो है उसकी कुछ बेसिक बात करते हुए हमने पठारों की यहाँ पे 8 विशेषताएं और महत्व की जानकारी ली। तदुपरांत 6 यहाँ पे 5 जो है आपके पास में, इनके प्रकारों की प्रॉपर विवरण और उदाहरण से हमने बातचीतों को समझा। अब हम लोग पठार को समझने के बाद में अगला हेडिंग लगाने वाले हैं। आधा लेसन कंप्लीट है, अगला हेडिंग है मैदान। क्या है आपके पास में? मैदान। ठीक है, अब यहाँ पे मैदानों के अंदर, प्लेन्स के अंदर आपको ये समझना है कि हमारी पृथ्वी की सतह का जो समतल भूभाग है, जो निम्न भूभाग है, उसे ही तो मैदान कहते हैं। तो यह क्या है कि भैया हमारी पृथ्वी की सतह का
समतल व निम्न भूभाग है आपके पास में। पृथ्वी का लगभग कितना है, 55% भूमि क्षेत्र जो है वह मैदानों से बनी हुई है। ठीक है ना, वह मैदान ही है। अच्छा, मैदान बनते कैसे हैं सर? नदियां जो हैं आपके साथ में, अपने साथ में जलोढ़ अवसाद लेके आती है। तो नदियों द्वारा लाए गए, जमा किए गए अवसाद से इनका निर्माण होता है। इसके अलावा जो हिमनद है, ग्लेशियर्स हैं, तो हिमनद की हलचलों से भी कहीं न कहीं होता है। वायवीय हवाओं के द्वारा भी कहीं न कहीं जो है मिट्टी को, अवसाद को, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया जाता है। तो नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, हमनदों के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ आपके पास में? हिमनद या नदियां या वायवीय अवसाद निक्षेपण यानी डिपोजिशन, सेडिमेंट डिपोजिशन, अवसाद निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। ठीक है, यह भी चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब इनकी विशेषताएं सर, सबसे पहली विशेषता तो क्या होगी? फ्लैट टेरेन, समतल भूभाग होगा, है ना। तो यहाँ पे भूभाग है ही क्या है आपके पास में? समतल भूभाग है, निम्न भूमि है आपके पास में, फ्लैट टेरेन है ना। तो ऊंचाई से भी कहीं न कहीं जो है यहाँ पे न्यूनतम भिन्नता देखने को मिल सकती है। निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पे नदियों से बना हो सकता है, हिमनदों के शरण से बना हो सकता है। समय के साथ में यहाँ पे अवसाद निक्षेपित होते रहते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहते हैं और इनका निर्माण हो जाता है। अब हर साल जो है बारिश के समय नदियों में उफान आता है। नदियां जो हैं आपके पास में आसपास के क्षेत्र के अंदर जो है उपजाऊ मृदा अपने साथ लेके आती है ना, जो कि जलोढ़ मैदानों का है ना आपके पास में निर्माण भी करता है। अवसादों का संचय उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अच्छा, उस उपजाऊ मृदा पे कृषि संभव है, उसके आसपास में आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। तो गांवों का, शहरों का, सभ्यताओं का विकास वहां हो सकता है। समतल भूमि है तो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा जो है परिवहन की व्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिल सकती है। अब हमें यह बात करनी है कि ये जो मैदान जो है ना, यह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मैदानों के जो प्रकार हैं दोस्तों, वह 4 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार जो है आपके पास में संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब हो गया है स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन यानी जो भू आकृतियां हैं उनके उत्थान या स्थिरता से ये निर्मित होते हैं। जैसे कि यूएसए के अंदर है हमारे उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक मैदान है, वह है आपके पास में। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? भू आकृतियों के उत्थान या स्थिरता से। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल नहीं, आंतरिक मैदान। तटीय मैदान मत लिख देना, आंतरिक मैदान है उत्तरी अमेरिका के। ठीक है। संरचनात्मक मैदानों के बाद में आते हैं अपरदनात्मक मैदान। दूसरा क्या है आपके पास में? अपरदनात्मक मैदान। तो ये जो अपरदनात्मक मैदान है, इरोजनल प्लेन्स हैं, ये अपरदन की प्रक्रियाओं से बने हैं। जैसे कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका, जैसे कि आपके पास में जो है जूलर थॉल प्लेन्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हैं, राइट। तीसरा है आपके पास में यहाँ पे, तो थर्ड नंबर पे है निक्षेपणात्मक।
निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। निक्षेपणात्मक मैदानों के अंतर्गत डिपोजिशन के अंदर क्या होगा? डिपॉजिट कौन करेगा? नदियां अपने साथ मिट्टी ला रही है, डिपॉजिट कर दिया, मैदान बन गई मिट्टी से। झील, झील का पानी सूख गया, लास्ट में जो है मिट्टी जो अवसाद था उसके अंदर मैदानों में काम आ गया। हिमनद अपने साथ में जो है ग्लेशियर्स जो है वो लेके आ रहे हैं मिट्टी, वो अवसाद का संचय कर सकते हैं। तो नदियों से, झीलों से और हिमनद के द्वारा अवसाद का संचय करने से इनका निर्माण होता है। तो लिखो, नदियों, हिमनदों और झीलों के अवसाद के संचय से इसका निर्माण होता है। कई एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, जैसे हमारे गंगा के हैं, सिंधु के मैदान है, मिसिसिपी नदी के जो डेल्टा है, ये सारे के सारे जो हमारे जो नदर्न प्लेन्स हम कहते हैं, ये सारे क्या है? निक्षेपणात्मक मैदान है ना? तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग? गंगा व सिंधु नदी के मैदान, ठीक है। तदुपरांत है वितलीय मैदान। वितलीय मैदान का क्या होता है कि समुद्र के तल पर गहराई में स्थित भी कुछ मैदान होते हैं, जिनको अबिस्मल प्लेन्स भी कहते हैं, वितलीय मैदान। द्वितलीय मैदानों की अगर हम बात करें तो समुद्र तल पर गहराई में, समुद्र तल के भी नीचे गहराई में जो स्थित मैदान होते हैं। राइट और रॉन्ग? सो यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है उसमें एक आपको नदर्न अटलांटिक में बहुत ही लंबा चौड़ा एक मैदान जो है समुद्र तल की गहराई में दिखता है, सोहम मैदान कहते हैं। क्या है आपके पास में? ठीक है। सो इस प्रकार संरचनात्मक, अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक व वितलीय, चार मैदानों की प्रकृति, उनके एग्जाम्पल और विवरण के साथ में आपने लिखी है दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ और इम्पोर्टेंट सामग्री जो है साझा करना चाहूंगा। हाँ, यह जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे दे रखा है कि भैया जैसे एशिया है, हमारा क्या है? एशिया। तो एशिया के अंदर सिंधु और गंगा के मैदान है, वो कैसे हैं? जलोढ़ से बने हुए हैं, है ना? है ना? अगर संरचनात्मक की बात करोगे तो साइबेरिया के मैदान है, संसाधनों के समृद्ध और दुनिया में सबसे बड़े समतल मैदानों में से यह एक होगा। तो हर एक एरिया का हमने क्या दे दिया है? मैदानों के नाम दे दिए हैं, इनकी लोकेशन कौन से देश में है, इनका क्या महत्व है, इनके क्या प्रकार है। एक बार रेफरेंस के लिए इसको जरूर फॉलो कर लेना है बच्चा पार्टी आप लोगों को, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पजेज ओनली, ठीक है। हाँ, उसके बाद में मैं आपको पठार भी बता देता हूं कि दुनिया के अंदर जो है आपको प्लेन्स के बाद में प्लेट्यूज भी तो पता होने चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके पठारों का भी यहाँ पे श्रृंखला है। ये लॉरेंशियन का पठार है, ये कोलंबिया का पठार है, ये कोलोराडो पठार है, ये पीडमोंट पठार है, अप्लेचियन के पद पर्वत पदीय हैं आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे गुआना पठार है, ये ब्राजील का पठार है ना? यहाँ पे पेटागोनिया आपको पठार देखने को मिलेगा, एंटीप्लानो देखने को मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिकन पठार है, साउथ अफ्रीका में पठार है, इथियोपियन पठार है, अरेबियम में पठार है, डेक्कन प्लेट्यू अपना, ये तिब्बत पठार, यूनान पठार, शान पठार, ऑस्ट्रेलिया पूरा पठार, साउथ में यहाँ पे अंटार्कटिका भी आ गया, वो पूरा पठार है, सेंट्रल रशिया का अपलैंड है, साइबेरिया का पूरा मैदान है, ये साइबेरिया का एक पठार भी है। सो इस प्रकार पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे आपके पास में पठार की स्थिति है, अवस्थिति है, इनकी जानकारी भी आपको समय सीमा के साथ में होते रहना चाहिए, हाँ या ना?
कोई गलत बात थोड़ी ना है यार। ये देखो, अब तुम लोगों का काम क्या है आपके पास में कि भाई अच्छा सा एक मैप लेना है, वर्ल्ड मैप, और इन पठारों को जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे तुमको भी बना लेना है साथ साथ में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, थोड़ा एक फैमिलियरिटी जो है वह बढ़ता जाएगा आपके पास में। तो दुनिया के प्रमुख मैदानों की भी बात कर लेंगे, जैसे गंगा सिंधु मैदान है कहाँ पे है, मिसिसिपी डेल्टा के ऊपर कौन सा है, ठीक है ना, अमेजोन बेसिन कहाँ पे है। इस प्रकार मैदानों का नाम आपको याद हो, पठारों का नाम याद हो, उनकी अवस्थिति महत्व याद हो, उनके प्रकार याद हो, ठीक है। अंततया मैं आपको एक निष्कर्ष के साथ में छोड़ता हुआ जाता हूं क्लास के अंदर, है ना। उस निष्कर्ष को मैं लेके आऊं आपके समक्ष, उससे पहले एक और इमेज में आपसे साझा करना चाहूंगा, ठीक है। ये वाला, ये टेबल्स को थोड़ा बना लेना कॉपी में, है ना, अच्छे से बना लेना कि भाई ऑस्ट्रिया, यूरोप, दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में कहाँ पठार है, उनके अवस्थिति कौन से कंट्री में है, उनका रूफ ऑफ वर्ल्ड, जैसे हम तिब्बत के पठार को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार रूफ ऑफ अफ्रीका किसको कहा, इथियोपियाई हाईलैंड को कहा गया आपके पास में। विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में से कौन सा है, सांस्कृतिक किसका क्या महत्व है, पवन चक्कियों के लिए हो आपके पास में, सबसे ठंडी जलवायु के लिए कोई हो आपके पास में। तो इस प्रकार हर कॉन्टिनेंट पे एक एक बार ये आपका होमवर्क है ना। होमवर्क क्या है, एटलस पे इनकी लोकेशन को मार्क कर लेना, देख लेना कि कहाँ पे लोकेटेड है। और फिर जो मैंने 8 महत्व बताए ना, वो सारे महत्व यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर पठार का एक एक दो दो महत्व दे रखे हैं, है ना, इनके प्रकारों के साथ में। प्रकार हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो पता चल जाएगा ओके इनका प्रकार निर्माण कैसे हुआ होगा। तदुपरांत हम यहाँ पे एक निष्कर्ष के साथ में पहुंचे, उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टेलीग्राम हैंडल पे। ये अपना टेलीग्राम है, जगदीश जांगेड़ सर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके नाम को सर्च करके टेलीग्राम पे आ जाओ। 32,000 बच्चे डेली करंट अफेयर्स द हिंदी माध्यम के अंदर यहीं से कर रहे हैं। तो हिंदू एक्सप्रेस, हिंदू हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसका आर्टिकल एडिटोरियल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तुम पढ़ना चाह रहे हो, मेहनत करना चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं घर के साथ, घर से बाहर से नहीं करना चाह रहा, ऑनलाइन हो जाएगा मेरा, तो स्वाध्याय में मैं मदद करूंगा तुम्हारी, है ना। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रीलिम्स में लगभग 100 में से जो है 25-30 प्रश्न रहेंगे आपके पास में। मेंस के अंदर तो जीएस पेपर 1 2 3 4 हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे ऑप्शनल हो, उसका जो महत्व है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा है। सो आपको उसके ऊपर एक अच्छी पकड़ बना लेनी है, ताकि अन्य विषयों पे भी आपकी कंट्रोल सहजता से और बेहतर हो पाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जो है आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है। और हाँ, जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि हमारे पठार जो हैं वो खनिज संपदा में, कृषि में और ऊर्जा उत्पादन में हमारा मदद करते हैं। ऊंचाई पर अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, कहीं न कहीं अपने आप में ही जो एक विशिष्ट जलवायु तंत्र यहाँ देखने को मिलेगा। मैदानों की अगर बात करें तो हमारे खदान जो हैं पूरे विश्व के अंदर जो हैं, सबसे ज़्यादा खदान उत्पादनों का केंद्र मैदानों में ही देखने को मिलता है। तो कृषि है, शहरी विकास, परिवहन के लिए एक आदर्श व्यवस्था मैदानों में विकसित हो पाती है। अब इसको अच्छे से पढ़ के इसके पॉइंटर और नोट्स बना लेना, एटलस वाला काम कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले चैप्टर में वापस मिलेंगे। अंटिल देन, जय हिंद दोस्तों।